दोस्तों, वीमेंस रिजर्वेशन बिल 2008 आज लोकसभा में पारित हो गया। काफ़ी बहुमत से 545 पक्ष में पड़े और 2 विपक्ष में पड़े, जिसमें ओवैसी के पार्टी ने, जिसके 2 लोकसभा के सदस्य थे, उन्होंने इसके विरोध में मतदान डाला। क्यों? महत्वपूर्ण नहीं है। यह 2008 से लंबित है, किसी न किसी कारणवश यह टलता रहा है। इसके तहत लोकसभा और विधानसभा के जितने भी सीट्स हैं, उनमें 1/3 हिस्सा औरतें ही चुनाव लड़कर इनकी सदस्य बन सकती हैं। इसमें यह भी है कि 1/3 सीट्स जहां वो पहले से आरक्षित हैं, शेड्यूल कास्ट या ओबीसी के लिए, एसटी के लिए, वह उन्हीं के पक्ष में जाएगा। ओबीसी वाला अभी शायद नहीं ऐड हुआ है। खैर, वह महत्वपूर्ण नहीं है। फिर इस पर दोनों पक्ष और विपक्ष अपना अपना विचार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे कारण यह हुआ है। जिसके कारण भी हो, मुख्यतः यह देखना है कि किस तरह से इस आरक्षण से महिलाओं की मुक्ति, उनकी बराबरी, सुरक्षा, उनका उत्थान आज के समाज में संभव है। जहां तक हमारी समझ बनती है, और पहले से मैं बातें जो करता रहा हूं आप सुनते आ रहे हैं, भारत की आबादी जो तकरीबन 140 करोड़ है, यदि वयस्कों की आबादी इसमें ले लें तो 100 से ज़्यादा है, यानी तकरीबन 50 करोड़ स्त्रियां हैं। ज़्यादा हैं स्कूल जाने वाली, कॉलेज में पढ़ने वाली, जो रिटायर्ड हैं उनका भी, जो घरों में काम करती हैं, जो सड़कों पे काम करती है, फैक्ट्री में काम करती है, मजदूरों के रूप में दूसरे के घरों में काम करती है, बहुत सारी हैं। और कुछ वैसी स्त्रियां हैं, तकरीबन 1%, जो बड़े घरानों की घर की शोभा है। वह कई बार आपको नज़र में आ जाएंगी, लोकसभा विधानसभा में भी, बड़े बड़े समारोह में भी आती हैं। आईपीएल खेलो तो वहाँ देख सकते हैं। नए नए जो खेल होते हैं या उद्घाटन होते हैं, उसमें भी वह लाल धागा काटने के लिए, लाल फीता काटने के लिए पहुंचती है। या वैसी हैं जो कि फिल्म की हीरोइन हैं, खेल की जगत की हैं। शायद 1% से ज़्यादा भी हों, लेकिन 5% से बिल्कुल कम है। उनकी स्थिति में क्या सुधार होगा मुझे नहीं पता, लेकिन बाकी 95%, यानी जो मजदूर वर्ग की हैं, केवल लिंग दूसरा है, यानी वह पुरुष ने स्त्री हैं, उनके स्थिति में कोई भी सुधार नहीं आएगा। यह एक वैसे ही दिखावा है जैसे नौकरी में आरक्षण है। जरूर कुछ 2-4-5% लोग उसे कारण ऊपर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे बिल, संविधान को देखें तो बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है, मजाक नहीं है। कांग्रेस द्वारा बनाई गई संविधान राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता और उनके अंदर में अंबेडकर की अध्यक्षता में जो संविधान बना, वह बहुत अच्छे वाक्यों में विद्वानों द्वारा गढ़ित की गई है, और जिसका इस्तेमाल आज वैसे ही विद्वानों द्वारा जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए सेवा करने में सक्षम होते उसी संविधान के द्वारा, और मूर्खों के ऊपर राज करते हैं। उन मूर्खों में हम मजदूर वर्ग भी हैं। हम मूर्ख वैसे नहीं हैं, लेकिन बनाए गए हैं और यदा कदा बड़े बड़े मूर्खता में, अंधविश्वास में शामिल हो जाते हैं। तो चलिए, पहले तो उन औरतों को जो इससे खुश है उनको बधाई हो। मैं इसका विरोध नहीं करता, मैं किसी भी तरह के आरक्षण का विरोध नहीं करता, लेकिन यह जरूर बताऊं अति संक्षिप्त में कि आखिर औरतें क्या शुरू से ही इस तरह से पुरुषों की गुलाम रही हैं, मजदूर चाकरी करती रही हैं, घर में ही शोभा बढ़ाने के काम में आती हैं, ढकी रहती हैं कई तरीके से? क्या वो पुरुषों की संपत्ति ही बन के रहती हैं? किचन के ही काम में लगी रहती हैं, चाहे उन्हें हाउसवाइफ कह दें या होम मेकर कह दें, और बड़े बड़े शब्दों से अलंकृत कर दें, कोई अंतर नहीं पड़ता है।
जी नहीं, शुरू से यह स्थिति नहीं थी, बल्कि जो मानव सभ्यता में विकास हुआ, जहाँ दोनों बराबर थे और आगे बढ़ने के बाद औरतें ही घर चलाते थे, वही प्रमुख थी, क्योंकि बच्चे वही पैदा करते थे। उस समय बाप का पता नहीं होता था। लेकिन जब निजी संपत्ति का विकास हुआ, यानी यह मेरा संपत्ति है, तुम्हारा नहीं है, यह पूरे समूह का नहीं है, समाज का नहीं है, तब आवश्यकता पड़ी कि यदि मेरी संपत्ति है तो मेरे बेटे या बेटी की संपत्ति होनी चाहिए। और फिर धीमे धीमे पुरुष प्रधान हुआ और औरतों की स्वतंत्रता खत्म होने लगी। निजी पूंजी का आकार उत्पादन बढ़ने के साथ साथ नए आधुनिक तरीके से, जहाँ मशीन से बनने लगे, भयानक रूप से बढ़ा, कई रास्तों से गुजरा। दास प्रथा, हमारे देश में वर्ण व्यवस्था, राजतंत्र, जो भी उसे कह ले, उपनिवेशवाद अंग्रेजों द्वारा हमारे ऊपर लादे गए, और आज पूंजीवाद। और उसी के अनुपात में औरतों को बाजार का एक माल बना दिया गया, चाहे वो घर में हो, चाहे बाहर हो, खेल जगत की हो, शिक्षक शिक्षिकाएं हों, कुछ भी हो, वह उस पूंजी के द्वारा शोषित हो रही है। यानी जब तक निजी पूंजी का खात्मा नहीं होगा, वह स्वतंत्र नहीं हो सकती। और निजी पूंजी का खात्मा तभी संभव है जब मजदूर वर्ग और उसके सहयोगी साथियों, पुरुष हो, स्त्री हो, किसान हो, कहीं भी किसी रूप में काम करते हो, खेत खलिहान, खदान, फैक्ट्री, सर्विसेज, जहाँ भी हो, वह एक साथ मिलकर इन कारखाने के मालिकों, पूंजी के मालिकों को हटाना दे और पूंजी को खत्म कर उसे सामाजिक सामूहिक स्वामित्व ना बदल दे, हमारी किसी की मुक्ति संभव नहीं है। यानी एकमात्र रास्ता है समाजवादी क्रांति। देखते रहिए, वैसे हमारे संविधान में समाजवाद शब्द लाया गया, उसे भी हटा दें। भारत में ना कभी समाजवाद था, ना अभी है, भविष्य में होगा, अवश्य होगा, पूरे विश्व के साथ होगा, अकेले भी हो सकता है, कई और देशों के साथ भी हो सकता है, लेकिन होना पड़ेगा और हम इसे लाएंगे। बिना हमारे मेहनत के यह नहीं आएगा और इसी के लिए काम करना है। अंत में यही बोलूं कि इस क्रांति के द्वारा समाजवाद लाने की जो बात मैं बार बार कहता हूँ, उसमें ये औरतें नहीं शामिल होंगी तो हमारी क्रांति कभी भी सफल नहीं होगा। ये उतना ही जरूरी है जैसे हमारे सहयोगियों को लाना जरूरी है इस क्रांति के बड़े क्षेत्र में, वैसे ही इनका भी सहयोग, केवल इसलिए नहीं कि हम स्त्रियों की इज्जत करते हैं, बल्कि उनकी ज़रूरत है। धन्यवाद साथियों।